अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे होमर के हवाले से। अंग्रेज़ी शायर पी शेले ने अपनी नज़्म क्वीन मैब में यूनान की सरजमीन का जिक्र करते हुए कहा था, दिस वाज द लैंड वेयर नेचर कल्टिवेटेड विट, विजडम एंड इंटेलिजेंस। जहानत, इल्म, दानिश और फ़हम से शेले की मुराद वो नामवर शख्सियात हैं जिन्हें ज़माना अफलातून, अरस्तू और सुकरात के नाम से जानता है। होमर भी इन्हीं की तरह से एक शानदार आदमी था। होमर यूनान का बहुत बड़ा रज़मिया निगार, जबकि सुकरात, अफलातून और अरस्तू की तहरीरें उसी के हम पल्ला तो करार नहीं दी जा सकती। वाकई वो ज़्यादा पुरअसर और फ़लसफ़े से भरपूर मुबाहिस हैं, लेकिन फिर भी होमर उनसे किसी तौर कम भी नहीं है। हम होमर को अज़ीम मुसन्निफ़ कह सकते हैं, अगर उससे इख्तलाफ भी करते तो इस अंदाज़ में कि एतराज़ भी उसके सुखन का खुल्लम खुला एतराफ़ होता। होमर की दो अजीम नज़मों को आलमी शोहरत हासिल है और ये दो नज़में हैं एलीड और ओडेसी। आज सदियां गुजर चुकी, लेकिन उनकी शोहरत में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। दुनिया के अदब और शायरी पर होमर का असर आज भी दिखाई देता है। होमर अपनी हमदिया नज़्म जो उसने अपालो की मदाह में लिखी थी, अपालो के मंदिर की देखभाल करने वाली लड़कियों से कहता है, जब भी कोई शख्स तुम्हारे पास आए और पूछे, ऐ लड़को, अपालो के इस मंदिर में आने वालों में कौन सा शायर, कौन सा गवैया तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो, तो तुम सब यक ज़बान होकर कहना, वो नाबीना शायर है जो क्योस की पहाड़ियों में रहता है, जिसके लिखे गीत और अशार हमेशा अच्छे समझे जाते हैं। होमर की वजह शोहरत उसकी दो तवील नज़में एपिक्स हैं, जिनकी वजह से वो हर अहद का एक बड़ा मुसन्निफ़ और शायर माना जाता है। इन नज़मों में वो अगरचे यूनानी बहादुरों की जुरत, बहादुरी, शुजाअत और इंसान दोस्ती की मदह सराई करता है, साथ साथ यूनानी सकाफ़त और तवील तर्ज ज़िंदगी के नकूश खींचता चला जाता है। ये सब उसके असलूब में ढलते हैं तो उसे रिवायत से जिद्दत के साथ मिलाकर एक अजीम दानश्वर और शायर बना देते हैं। होमर यूनान है और यूनान होमर है। विर्जिल ने अपनी अजीम नज़्म एसेंड लिखने के लिए इसका अंदाज़ अपनाया और उसकी नज़्म एलीड के बचे खुचे किरदार कहानी के लिए इंतखाब किए। दांते वर्जिल से मुतासिर हुआ और उसे उस्ताद माना, जो असल में होमर का ही एतराफ़ था। होमर की मौत के बारे में तारीख़ ज़्यादा कुछ नहीं कहती। एक रिवायत है कि एक बार ये डेल्फी के मंदिर पहुंचा, जहां आम आदमी के सवाल पर देवता उसका जवाब देता है। ये देवता अपालो का मंदिर था। देवता ने उसको उसकी मौत के बारे में बताया कि तुम वहाँ मरोगे जहाँ बैठे लड़कों की पहेली तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चुनांचे होमर जब बूढ़ा हो गया तो अपने साले, उसकी बीवी साले और बेटी के बारे में तारीख़ बिल्कुल खामोश है से मिलने गया और उसकी मुलाकात समंदर के किनारे बैठे लड़कों से हुई जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। होमर ने उनसे पूछा, ए बच्चों, क्या जाल में कोई मछली फंसी? लड़कों ने जवाब दिया, जो कुछ हमने शिकार किया है वो हम छोड़ कर जा रहे हैं, जो नहीं शिकार किया वो ले जा रहे हैं। होमर को ये बात समझ ना आई और उसे देवताओं की बात याद आ गई। वो वहाँ से उठा, दूर जाकर दलदल में गिरा और तीसरे दिन ही फौत हो गया और आयोस में दफन कर दिया गया। इस कब्र पर आज तक ये कतबा नस्ब है। इस कब्र में उस मुकद्दस आदमी का सर दफन है जिसने इस धरती के बहादुरों की कद्र और शान बढ़ाई।
इस आदमी का नाम होमर है। अगर हम होमर की तख्लीक़ात का फ़िक्री और फ़नी हवाले से जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि ओडेसी और एलीड में होमर का असलूब उरूज पर दिखाई देता है। इसमें लोहे और फौलाद की तलवारों की खनक भी है, फातह की धाड़ भी और महकूम का तासुफ भी, ज़ख्मी अजसाम की सिसकियाँ भी और नेज़ों से लगाए हुए ज़ख्मों की कसक भी। होमर ने मैदान कारज़ार में इंसानों की मुख्तलिफ तस्वीर बनाई हैं जिनमें गुस्सा, दहशत, बुज़दिली, फतह, एड्स और शिकस्त के रंग भरे दिखाई देते हैं। होमर ने अपनी नज़मों में जिस खूबसूरत अंदाज से मंजर निगारी की उसकी मिसाल कहीं नहीं दिखाई देती। मिसाल के तौर पर जब मैदान जंग में अफवाज की सफ़बंदी करनी हो या लड़ाई का मंजर हो, इस अंदाज से बयान करना कि कारी अपने आप को इस जंग का हिस्सा समझ बैठे। इसलिए अरस्तु का शागिर्द सिकंदर आज़म एलीड की कापी हर वक्त अपने साथ रखा करता था ताकि मैदान जंग में अपनी फ़ौजों को उस तरतीब से खड़ा कर सके जिस तरह होमर ने अपनी किताब में दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने फ़ौजियों की जवामर्दी को पेश करते हुए बेहतरीन फ़न का मुजाहरा किया। मिसाल के तौर पर ट्राय का हीरो और पेरिस का भाई हेक्टर। मैदान जंग में दुश्मनों में घिरे हेक्टर की जवामर्दी को यूं ज़ाहिर किया गया है। हेक्टर यूनानी सिपाहियों के दरमियान यूं खड़ा था जैसे एक बहादुर शेर शिकारी कुत्तों के दरमियान खड़ा हो या खूनखार शिकारियों ने उसे घेरा हो, लेकिन हेक्टर के चेहरे पर ना कोई खौफ था, ना वो परेशानी थी। होमर ने किरदारों की कैफियत को बयान करते हुए आम आदमी की ज़िंदगी के मुशाहदात से काम लिया है और एक बड़े फनकार होने की दलील को पेश किया है। एजेक्स यूनानियों की फ़ौज का एक बहादुर सिपाही है। दिन भर की लड़ाई से थक हार कर जब वो हारे हुए कदमों से वापस आता है, होमर ने उसकी कैफियत 3 जुमलों में इस तरह बयान की है। एजेक्स मैदान जंग से यूं आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहा था जैसे मकई के खेत से गधा मुसलसल बच्चों से मार खाकर बाहर निकलता है। ये तो मैदान जंग की कैफियत थी। एक बड़ा फनकार सिर्फ एक मौजू के गिर्द नहीं घूमता बल्कि वह अपने मरकज़ी मौजू के साथ दूसरे मौजूआत को भी साथ लेकर चलता है। होमर ने भी ऐसा ही किया है। जहाँ वो मैदान जंग के वाक़यात हमारे सामने पेश करता है, वो यूनानी अशराफिया और यूनानी तहज़ीब के रख रखाव की तस्वीर भी हमें दिखाता है। इस किस्म के अदब व आदाब और तहज़ीबी रख रखाव जैसे रवैये उर्दू के शायर मुल्ला वजही की सब रस्में भी हमें दिखाई देते हैं। अगाममनान जो कि खैमे में सोया होता है, जब कुछ सिपाही बगावत करते हैं तो एक सिपाही आकर उसे जगाता है। अगाममनान के जागने की कैफियत होमर ने यूँ बयान की है। अगाममनान जागा, जाग कर दुआ मांगी, गैबी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो सीधा होकर खड़ा था, कमीज़ पहनी, लंबा चोगा कमीज़ पर पहना, पैरों में सैंडल पहने, मोतियों से मुज़य्यन तलवार कांधे पर लटकाई, कोने में रखा, अपने बाप का कदीमी असा उठाया और खैमे से निकलकर यूनानी फ़ौजियों के कैंप की तरफ चला गया। होमर ने मंजर निगारी, सिपाहियों की कैफियत, मैदान जंग के हालात और यूनानियों के तहज़ीबी रख रखाव और बहादुरी के साथ साथ जज्बात निगारी में भी अपने असलूब की खूबसूरती दिखाई है। मिसाल के तौर पर जब एक्लीस अपने दोस्त का बदला लेने के लिए हेक्टर को मार देता है और उसकी लाश अपने खैमे में ले जाता है और हेक्टर का बाप प्रियाम उसके पास बेटे की लाश लेने के लिए जाता है ताकि उसे दफनाया जा सके। प्रियाम एक्लीस से कहता है, एक्लीस ज़रा अपने बाप के बारे में सोचो और मुझ पर रहम करो, मैं कितना बेबस हूँ, उसके हाथों को बोसा दे रहा हूँ जिसके हाथों ने मेरे बेटे को कत्ल किया। एक्लीस ये सुनकर नादिम होता है। हेक्टर के बाप को देखकर उसको अपना बाप याद आ जाता है और पत्थर दिल एक्लीस मोम बन जाता है। वो प्रियाम का हाथ पकड़कर अपने खैमे में ले जाता है। खैमे का मंजर होमर ने यूँ बयान किया है। खैमे में 2 इंसान ज़ारो कतार रो रहे थे। प्रियाम एक्लीस के पैरों में बैठा अपने बेटे के लिए रो रहा था और एक्लीस अपने बाप को याद करके रो रहा था। होमर ने इंसानी किरदारों में जो नस्वानी किरदार पेश किए हैं वो बहुत जानदार हैं, जो कि नाकाबिल फरामोश भी हैं। जैसे प्रियाम की मलका, हेक्टर की बीवी एंड्रोमाइकी और हेक्टर की बहन कैसेंड्रा जिंदा जावेद किरदार हैं। इनमें सबसे जानदार किरदार हेलन का
کردار ہے جو مختلف انداز میں زندہ رہتا ہے۔ ہیلن کی بے مثال خوبصورتی اور حسن ہی اس کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ ایک فارسی شاعر نے اس حوالے سے کہا ہے، اے روشنی تبے تو برمن بلا شدی۔ ہیلن کی خوبصورتی نے نہ صرف اس کے عہد کے لکھنے والوں کو متاثر کیا اور انہوں نے اسے اپنا موضوع بنایا، بلکہ آنے والے عہد کے ادیبوں نے بھی اس پر لکھا۔ انگریزی کے مشہور ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو نے اپنے ڈرامے ڈاکٹر فاسٹ میں ہیلن کو بڑے شاندار طریقے سے پیش کیا۔ ڈاکٹر فاسٹ سے جب شیطان اس روح کا سودا کرتا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی حامی بھر لیتا ہے تو ڈاکٹر فاسٹ سے کہتا ہے کہ مجھے ہیلن سے ملواؤ، اور جب فاسٹ اس سے ملتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے، کیا یہ وہی چہرہ ہے جس نے ٹروائے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا؟ اے ہیلن، تو شام کے ستارے سے زیادہ روشن اور ہوا سے زیادہ سبک رفتار ہو۔ اے ہیلن، میرے قریب آؤ اور مجھے چوم کر لافانی بنا دو۔ پوری کتاب میں ایسے بے شمار مناظر ہیں جن میں انسانوں کی کمزوریوں کو اور خوبیوں کو واضح کر کے دکھایا گیا ہے۔ ہومر نے اپنی ان دو طویل ایپک کی اعلیٰ تخلیق کی بنا پر کل کی طرح آج بھی عظیم ہے۔ اسے نقادوں نے ہر عہد کا عظیم شاعر قرار دیا ہے۔ ورجل، دانتے، ہورس، ملٹن، جیمز جویس کو تخلیقی طاقت دینے والا جو 800 قبل مسیح کا شاعر تھا، وہ آج کا بھی زندہ شاعر ہے۔ 1488 میں یورپ کے قارئین سے اس کا تعارف ہوا۔ سکندریہ دور میں مرتب کیا ہوا ایلیڈ کا مسودہ فلورنس کی لائبریری میں اب تک پڑا ہوا ہے۔ اسے مائیکل اینجلو نے ڈیزائن کیا تھا اور ہومر کے نام آگے لکھا، ہومر whom the muse loved above all other men۔ اللہ حافظ۔